नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। आप देख रहे हैं एपीएन और मैं हूं आपके साथ राजश्री। और आज हम देश की बात में तमाम सियासी हलचलों पर नजर तो रखेंगे ही, साथ ही आपको बताएंगे कि नोटबंदी के मार से परेशान किसानों के लिए आई राहत भरी कौन सी खबर और इस खबर का क्या होगा असर, ये हम आपको बताएंगे। और साथ ही बजट को लेकर विपक्षी दलों की चिंता दूर होने के कितने आसार हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। अखिलेश यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अपनी पहली चुनावी रैली में 5 राज्यों में चुनाव की तैयारियों के साथ डालेंगे एक नजर। और साथ ही सपा के स्टार प्रचारकों की सूची में छिपी सियासत पर भी हमारी खास नजर होगी। और केवल सपा की ही नहीं बल्कि कांग्रेस के भी स्टार प्रचारकों की जो सूची है उसमें क्या खास बात है, हम आपको ये भी बताएंगे। और क्या वाकई अखिलेश यादव और राहुल गांधी मंच साझा करेंगे, डिंपल और प्रियंका गांधी कोई मंच साझा कर पाएंगी या नहीं, ये सब कुछ हम आपके सामने रखेंगे। और आखिर कौन सी बात अटकी हुई है इन तमाम बड़े नेताओं के बीच जिससे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अखिलेश और डिंपल के साथ मंच साझा करने से बच रहे हैं। आपको हम बताएंगे कि किसने शाहरुख खान को कहा है दाऊद और इस बोल को किस तरह से लिया जाए, ये भी हम आपको दिखाएंगे आपको कि अकाली दल का जो घोषणा पत्र है उसमें क्या कुछ खास है। और अकाली दल के घोषणा पत्र में उत्तर प्रदेश के सपा की कितनी छाया है, ये हम आपको बताएंगे। वो एक्सक्लूसिव चिट्ठी हम आपको दिखाएंगे जिसमें संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल को सलाह दी है कि पंजाब में आपके जीतने के कोई आसार नहीं है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल अपने आप को किसी भी तरह की रैली में शामिल होने से बचाएं ताकि 2019 में उनके चेहरे को बचाया जा सके। आपको दिखाएंगे कि आज अदालत की दुनिया में कौन सी बड़ी खबरें निकली और उनका क्या असर होगा हम पर, आप पर। आपको ये भी बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे अपने ही देश में घिरते जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलों से कितना फायदा चीन और रूस को हो सकता है। रईस और काबिल के बीच जो लड़ाई छिड़ी हुई है, कल रईस और काबिल दोनों फिल्में रिलीज हो रही हैं, उसके पहले क्या स्थिति है हम आपको दिखाएंगे। और अक्षय कुमार ने किस बात की अपील की है सरकार से, ये भी हम आपको बताएंगे। बात इतिहास की भी होगी और याद करेंगे सुभाष घई को उनके जन्मदिन पर बधाइयां देते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। जब चुनाव सर पे हों तो आमतौर पर नेताओं के दिन मुश्किल भरे होते हैं, लेकिन आज इस चुनावी मौसम में किसानों के लिए एक राहत की खबर आई है। केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को नोटबंदी के बाद किसानों के नवंबर और दिसंबर 2016 में भुगतान किए जाने वाली फसली ऋण पर करीब 660 करोड़ रुपए का शॉर्ट टर्म लोन का ब्याज माफ कर दिया है। नोटबंदी के बाद 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के कारण किसान इस कर्ज को चुका पाने में अपने आप को असमर्थ पा रहे थे। गौरतलब है कि 31 दिसंबर को ही जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया था तब उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी थी कि वो कर्ज माफी करेंगे। इसको अमली जामा अब पहनाया गया है और औपचारिक रूप से अब कर्ज माफी कर दी गई है। यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मोदी कैबिनेट ने किसानों को राहत देने वाला बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों के लिए लिए गए कर्ज को ब्याज माफ कर दिया है। इस नोटबंदी के दौरान 2 माह के दौरान यानी नवंबर से दिसंबर के बीच लगने वाले ब्याज को माफ कर दिया गया है। आंकड़ों के मुताबिक कुल 660.50 करोड़ रुपए का ब्याज माफ किया गया। इससे उन किसानों को फायदा होगा जिन्होंने सहकारी बैंकों से कम अवधि के लिए फसल के लिए लोन लिया था। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक जो किसान इस दौरान अपना ब्याज जमा कर चुके हैं उन्हें डायरेक्ट क्रेडिट के माध्यम से सीधे खाते में पैसा वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने कुछ और बड़े फैसले भी किए। इसमें IIM बिल को भी पास कर दिया गया। इससे अब सभी IIM डिप्लोमा की जगह डिग्री देने में सक्षम होंगे। इसके अलावा प्रगति मैदान में एक वर्ल्ड क्लास कॉन्वोकेशन सेंटर बनाने के लिए भी मंजूरी दे दी गई है। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ITPO द्वारा बनाए जाने वाले सेंटर पर कुल 2254 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट APN।
और इस बीच चुनाव आयोग ने आम बजट पेश करने के मामले में केंद्र सरकार को नसीहत दी है कि आयोग ने कहा है कि सरकार को अपने बजट में विधानसभा चुनाव वाले राज्यों के लिए कोई विशेष योजनाएं पेश करने से परहेज करना चाहिए। चुनाव आयोग ने ये भी कहा कि बजट भाषा में भी इन राज्यों में मिली कामयाबियों का जिक्र तक नहीं किया जाना चाहिए। आयोग ने सरकार को ऐसी हालत में बजट के बजाय लेखानुदान पेश करने की परंपरा भी याद दिलाई। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को 1 फरवरी को आम बजट पेश करने की इजाजत तो दे दी, लेकिन इसमें कुछ शर्तें लगा दी हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि यूपी समेत 5 चुनावी राज्यों को लेकर बड़ी योजनाओं का ऐलान नहीं किया जाए। वित्त मंत्री इन राज्यों में उपलब्धियों की भी बजट भाषण में चर्चा न करें। आयोग ने सरकार को 2009 की एक एडवाइजरी की याद भी दिलाई, जिसमें कहा गया कि परंपरा के अनुसार चुनावों से पहले पूर्ण बजट के बजाय लेखानुदान पेश किया जाता है। इस महीने की शुरुआत में 16 राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से अपील की थी कि वो सरकार से चुनाव के बाद केंद्रीय बजट पेश करने के लिए कहे, ताकि इसका उपयोग 5 राज्यों में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नहीं किया जा सके, जहां चुनाव होने हैं। केंद्र सरकार के 1 फरवरी को बजट पेश करने के खिलाफ दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि आम बजट केंद्रीय होता है और इसका राज्यों से कोई लेना देना नहीं है। संसद के बजट सत्र से पहले 30 जनवरी को सरकार और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने बेहतर ढंग से कामकाज के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बार 31 जनवरी से 9 फरवरी तक संसद का बजट सत्र बुलाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और अब बात करते हैं हम चुनावों की, राजनीतिक रैलियों की। सपा अध्यक्ष बनने के बाद पहली चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी और केंद्र सरकार को जमकर घेरा। 29 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने लोगों की हमदर्दी बटोरने की पूरी कोशिश की। यूपी सीएम ने कहा कि जनता ने इस बार मान लिया है कि इस बार अगर कोई जीतेगा तो साइकिल वाला ही चुनाव जीतेगा। सुल्तानपुर में अपने चुनावी भाषण में अखिलेश यादव ने मोदी सरकार के अच्छे दिन पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अच्छे दिन के नाम पर लोगों के हाथ में झाड़ू थमा दी। अखिलेश यादव ने दावा किया कि केंद्र के इस साल के बजट पर समाजवादी असर दिखेगा और बजट में यूपी सरकार की योजनाओं की नकल होगी। दिल्ली में झाड़ू पकड़वा दिया, बोलो पकड़वाया कि नहीं पकड़वाया? दिल्ली में झाड़ू पकड़वा दिया। कुछ लोगों को योगा करवा दिया, योगा करो। अब तो 3 साल हो गए, चौथा बजट आने वाला है। मैं ये बात कह के जा रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, पत्रकार साथियों के साथ। आप देख लेना, जब बजट उनका आएगा तो कहीं न कहीं हमारे समाजवादियों ने जो काम किए उनकी नकल करने का काम उनका बजट करेगा। सुल्तानपुर में रैली में अखिलेश यादव ने यूपी सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि किसानों को यूपी में सबसे ज्यादा मुआवजा दिया गया। गांव में 16 से 18 घंटे बिजली थी। अब की बार सरकार बनी तो 24 घंटे बिजली देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है कि समाजवादी लोगों की कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है। अगर समाजवादियों ने कहा कि ये काम हम करेंगे तो मौका मिला तो उसको जमीन पे उतारने का काम किया है। मुझे नहीं पता कि हमें कौन हमारा विरोधी पार्टी का है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं जो समीकरण अभी हैं उत्तर प्रदेश में, जनता ने मन बनाया है और खासकर आपने मन बना लिया है। अगर कोई जीतेगा यहां से तो साइकिल वाला जीत करके जाएगा। कभी अंग्रेजी का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी अब वक्त के साथ बदल गई है। अखिलेश यादव का दावा है कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो उत्तर प्रदेश को अमेरिका बना देंगे। ताकतवर देश अमेरिका है और अमेरिका के बारे में कहा गया कि अमेरिका ने सड़कें बनाई, बड़ी सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका बना दिया। इसीलिए हमने जैसी सरकार बनी उस तरह की चौड़ी सड़क बनाना शुरू कर दिया। वो सड़क बनेगी, उसके किनारे हम मंडी बना रहे हैं जिससे हमारे किसानों को सीधा सीधा लाभ पहुंचाया जा सके। अखिलेश यादव ने इशारों में सपा में हुए सियासी संग्राम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जनता के हित के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। तमाम तरह की लड़ाई लड़ी, अखबारों में आपने पढ़ा होगा। आपने अखबारों में बहुत सारी खबरें भी पढ़ी होंगी, बहुत सारी कहानियां भी सुननी होंगी। विरोधी लोगों ने अलग तरीके से कहानी सुनाई होगी, लेकिन जो कुछ हुआ है
जो कुछ संघर्ष हुआ वो आपके लिए हुआ कि समाजवादी पार्टी कैसे गरीबों किसानों को आगे बढ़ाने का काम करे। सुल्तानपुर की सभा में अखिलेश ने दावा किया कि सरकार साइकिल वाला ही बनाएगा। हालांकि इसके साथ ही ये सवाल भी उठा कि आखिर अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार की शुरुआत सुल्तानपुर से क्यों की, जबकि यहाँ 5वें चरण में 27 फरवरी को मतदान होना है, जबकि 11 फरवरी को पहले चरण में पश्चिमी यूपी के 15 जिलों में चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर सुल्तानपुर में रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि कांग्रेस के साथ सपा का गठबंधन यूपी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जीतेगा। कांग्रेस ने भी अखिलेश की बात का समर्थन किया है। और अब तो आपके साथ कांग्रेस पार्टी भी है। अगर कांग्रेस पार्टी भी आपके साथ है तो सोचिए कितनी सीटें आप जीतने वाले हो। वैसे तो अकेले ही जीत रहे थे, 250, 200 से ऊपर, और अब कांग्रेस पार्टी भी साथ आ गई तो उत्तर प्रदेश में 300 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी है जो प्रदेश को जाति और धर्म के बंटवारे में झोंकना चाहती है। लोग निर्णय स्पष्ट करेंगे और कांग्रेस और सपा के गठबंधन को वोट देने वाले हैं। राहुल जी भी प्रचार करेंगे, अखिलेश जी भी प्रचार करेंगे, अन्य नेता भी अपनी ताकत झोंकेंगे और एक नए उत्तर प्रदेश, एक नए उत्तम प्रदेश का हम गठन करेंगे। तो अखिलेश यादव की बात से इतना तो स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी 50 सीटें तक जीतेगी। कम से कम उन्होंने कहा कि अकेले ही सपा 200 से 250 सीटें जीत रही थी और कुल मिला के 103 सीटें कांग्रेस के पास है। ऐसे में शायद उसका भविष्य इतने पर ही सिमटेगा। बहरहाल आने वाले दिनों में ये स्पष्ट होगा कि क्या होगा। लेकिन यूपी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ओबीसी की 17 जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल कर उन्हें लुभाने की अखिलेश सरकार की जो कोशिशें थीं, उन्हें आज इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और कोर्ट ने इस पूरे मसले पर स्टे कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन ने पिछड़ी जातियों को एससी में शामिल करने की अखिलेश यादव सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो अदालत का फैसला आने तक इन जातियों को एससी कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र न जारी करें। अदालत ने समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव को भी आदेश दिया है कि वो हर जिले के डीएम को इस बात का सर्कुलर भी जारी कर दें। कोर्ट ने कहा कि अगर आप अंडरटेकिंग दें कि इस नोटिफिकेशन के बिना पे आप कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू नहीं करेंगे तब हम इसको टालेंगे, अन्यथा भी सुनेंगे। तो एडवोकेट जनरल साहब ने अंडरटेकिंग दिया है कि हम कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू नहीं करेंगे। उस अंडरटेकिंग को कोर्ट ने रिकॉर्ड किया है। उसके बाद कोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश को एक डायरेक्शन जारी किया है कि वो सारे जिलाधिकारियों को इस आशय का निर्देश दें कि उस नोटिफिकेशन के बिना पे कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू न किया जाए। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.बी. भोसले और जस्टिस यशवंत शर्मा की डिवीजन बेंच ने फैसला गोरखपुर की सामाजिक संस्था भीमराव अंबेडकर ग्रंथालय सेवा समिति की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया था कि अखिलेश सरकार ने पिछले साल 22 दिसंबर को जिस आदेश के जरिए 17 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल किया था, वो फैसला लेने का उसे कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि नियम के मुताबिक कोई भी सरकार किन्हीं जातियों को एससी कैटेगरी में ना तो शामिल कर सकती है और न ही उसे बाहर कर सकती है। याचिकाकर्ता की दलील थी कि जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने या बाहर निकालने का अधिकार सिर्फ संसद में कानून बनाकर ही किया जा सकता है और अखिलेश सरकार ने जातियों के वोटरों को लुभाने के लिए ये फैसला विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किया था। इस मामले में अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और इस बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों की सूची देखकर जाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी में अब भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। वहीं कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भले ही जारी कर दी हो, लेकिन प्रचार का रोड मैप पर अभी तक कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है और इसी से ये स्पष्ट होता है कि सपा के साथ कांग्रेस के बड़े नेता कब कब मंच साझा करेंगे, इसको लेकर कांग्रेस में अभी तक एक मत नहीं बन पाया है। गौरतलब है कि ये भी खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी अपने आप को अमेठी और रायबरेली तक ही समेट कर रखेंगी। ऐसे में डिंपल के साथ उनका मंच साझा करने की जो बात आई थी उस पर ग्रहण लग सकता है। उधर राहुल गांधी और अखिलेश यादव जब एक मंच पर आए भी तो कौन सबसे पहले रैली को संबोधित करेगा, कौन उसके बाद करेगा, ये सब कुछ अभी तक अनसुलझा ही है। वैसे भी गांधी परिवार बहुत कम ही ऐसा हुआ है जब किसी अन्य
अन्य दल के साथ उसने मंच साझा किया हो। ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी क्या सब कुछ ठीक ठाक है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। पहले पार्टी में शिवपाल को किनारे लगा दिया गया और अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी उनका नाम गायब हो गया। समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। 40 नामों में वही लोग शामिल हुए हैं जिन्हें अखिलेश व्यक्तिगत रूप से भी पसंद करते हैं। यही वजह है कि इतनी महत्वपूर्ण लिस्ट में शिवपाल यादव का नाम नहीं है, जबकि मुलायम सिंह यादव का नाम पहले नंबर पर है। सपा की लिस्ट में पहले नंबर पर मुलायम सिंह यादव है, दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जबकि तीसरे नंबर पर स्थान मिला है सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा को। इसके अलावा आजम खान, रामगोपाल यादव, नरेश अग्रवाल, जया बच्चन, राजेंद्र चौधरी, कमाल अख्तर और नरेश उत्तम जैसे नेता शामिल हैं। यूपी में सपा के साथ गठबंधन करने वाली कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। लिस्ट में प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम भी शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि अब प्रियंका अमेठी रायबरेली से भी बाहर प्रचार करने उतरेंगी। हालांकि प्रियंका कहां पर और कब प्रचार करेंगी, इसका कोई रोड मैप अभी सामने नहीं आया है और न ही इस बारे में आधिकारिक तौर पर पार्टी या प्रियंका के कार्यालय की ओर से कुछ कहा गया है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और मनमोहन सिंह का नाम शामिल है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर और कांग्रेस के यूपी प्रभारी गुलाम नबी आजाद भी स्टार प्रचारक होंगे। कांग्रेस की लिस्ट में पार्टी की सीएम उम्मीदवार रही शीला दीक्षित का नाम भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया आज से पूरी हो गई। पहले चरण में पश्चिमी यूपी के 15 जिलों की 73 सीटों पर 11 फरवरी को मतदान होना है। 25 जनवरी यानी बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 27 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पहले चरण में कुल 2,59,86,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। आइए नजर डालते हैं कि पहले चरण में कौन से उम्मीदवार बेहद प्रमुख चेहरे के रूप में उभरे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पश्चिम यूपी में पहले चरण का मतदान होगा। पहले चरण में पश्चिम यूपी के 15 जिलों की 73 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण में कई बड़े उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। आरएलडी अध्यक्ष अजित सिंह। पश्चिमी यूपी की राजनीति में लंबे समय दबदबा रखने वाले अजित सिंह सियासत के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उनके गृह जिले बागपत की 3 में से 2 सीटें बीएसपी ले गई थी। उसके बाद वो लोकसभा चुनाव भी हार गए। इस बार उनकी चुनौती उस छपरौली सीट को बचाने की है जहां आरएलडी आज तक कभी नहीं हारी। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट मुस्लिम एकता टूट जाने से पार्टी के जनाधार को गहरी चोट पहुंची है। अफजल सिद्दीकी पश्चिमी यूपी में बसपा भाईचारा प्रभारी। बीएसपी ने इस बार सबसे ज्यादा 97 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। पश्चिमी यूपी में मुस्लिमों की तादाद काफी ज्यादा है। कई सीटों पर वो निर्णायक भूमिका में है तो कई सीटों पर उनका वोट असरदार साबित हो सकता है। इलाके में सैकड़ों भाईचारा सभाएं कर चुके अफजल की कोशिश पश्चिम में दलित मुस्लिम समीकरण को फौलादी बना देने की है। बसपा को लगता है कि सपा में लंबे समय तक चली अंतरकलह और आरएलडी का टूटा समीकरण बीएसपी के काम को और आसान बना देगा। रामवीर उपाध्याय बीएसपी नेता। मायावती की सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे रामवीर उपाध्याय पार्टी में सतीश चंद्र मिश्र के बाद दूसरा प्रमुख ब्राह्मण चेहरा है। उन्हें अपनी सीट जीतने के साथ ही पश्चिमी यूपी में ब्राह्मणों के साथ बनाए रखने का कठिन काम भी करना है। संगीत सिंह सोम बीजेपी नेता। मेरठ जिले की सरजना सीट से विवादित नेता एक बार फिर बीजेपी के टिकट से चुनाव मैदान में है। मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी संगीत सोम की गाड़ी से दंगों की सीडी जब्त की गई। उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी नेता। बीजेपी ने सदन में पार्टी के नेता को 7वीं बार मेरठ से अपना प्रत्याशी बनाया है। इस बार का उनका मुख्य मुकाबला सपा कांग्रेस गठबंधन से होगा। शाहिद मंजूर सपा। अखिलेश यादव के कैबिनेट मंत्री 3 बार से मेरठ की किठौर सीट से विधायक हैं। इस बार उन्हें बीएसपी की ओर से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। प्रदीप माथुर कांग्रेस। विधानसभा में कांग्रेस के नेता माथुर मथुरा सीट से 5वीं बार चुनाव जीतने की तैयारी में है। अगर सपा से गठबंधन उनका काम कर गया तो जीत उनके लिए बहुत कठिन नहीं होगी। श्रीकांत शर्मा बीजेपी। बीजेपी ने मथुरा सीट पर तेज तर्रार राष्ट्रीय सचिव और अमित शाह के करीबी श्रीकांत शर्मा को मैदान में उतारा है। अगर वो जीत गए तो सरकार में उनकी बड़ी भूमिका होनी तय है। पंकज सिंह
गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को नोएडा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। पंकज सिंह 15 साल से पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील के बावजूद कि पार्टी कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्य को चुनाव न लड़े, बीजेपी ने कई वरिष्ठ नेताओं के बेटे बेटियों को टिकट दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर यूपी विधानसभा चुनाव 2017 को लेकर राजनीतिक पारा अपने चरम पर है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, नोएडा विधानसभा सीट से घोषित बीजेपी उम्मीदवार पंकज सिंह ने अपना नामांकन आज दाखिल किया। समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे पंकज को सूबे का भावी मुख्यमंत्री का दावेदार बताकर नारे भी लगे। उनके साथ वर्तमान विधायक विमला बाथम भी थीं। पंकज सिंह ने बिना नाम लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवारवाद के बजाय उन्हें अपने काम के दम पर बीजेपी ने टिकट दिया है। पिछले 15-16 साल से मैं काम कर रहा हूँ। बहुत साधारण कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है और उसी कार्यकर्ता को, जो कि 3-4 बार महामंत्री रहा, मंत्री रहा, युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा, ये सब काम करते हुए आगे बढ़ा हूँ। उसके बाद पार्टी ने अपना निर्णय लिया है। कहते हैं कि सियासत प्रिज्म की तरह होता है, बात एक ही होती है, उसके कई मायने और कई उसके परछाइयाँ आपको अलग अलग दिख सकती हैं। शायद परिवारवाद और वंशवाद कुछ ऐसा ही जुमला है जिसके मायने अपने अपने हिसाब से बदलते रहते हैं। उधर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी पूरे शबाब पर है। हर दल ने अपनी जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन विधानसभा की कुछ सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला बेहद कड़ा लेकिन दिलचस्प रहने वाला है। देखिए कुछ ऐसी सीटों की रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट इस वक्त उत्तर प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट में शुमार हो गई है। एक तरफ कांग्रेसी दिग्गज रही रीता बहुगुणा जोशी इस बार बीजेपी से उम्मीदवार हैं, तो वहीं दूसरी ओर सपा ने मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को मैदान में उतार दिया है। कैंट की सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलती आई है। ऐसे में एक तरफ रीता जोशी बीजेपी से, तो दूसरी तरफ सपा कांग्रेस गठबंधन के साथ अपर्णा यादव उन्हें चुनौती देती नजर आएंगी। यानी मुकाबला बेहद कड़ा होने जा रहा है। 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी के तौर पर रीता जोशी ने एक बड़ा उलटफेर करते हुए 3 बार के बीजेपी विधायक सुरेश चंद्र तिवारी को मात दी थी, जबकि बीएसपी तीसरे और सपा चौथे नंबर पर रही थी। इस क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाताओं की चुनाव में अहम भूमिका मानी जाती है। रीता जोशी ने पिछले चुनाव में यहाँ के सिंधी और पहाड़ी वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित किया, तो वहीं ब्राह्मण वोट बैंक में भी सेंध लगाई। अब मुलायम की बहू अपर्णा यादव उनके खिलाफ मैदान में है। अपर्णा भी मूल रूप से उत्तराखंड की ही है, लिहाजा रीता जोशी के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी। रीता जोशी इस बार बीजेपी से मैदान में है। वोटिंग प्रतिशत की बात करें तो पिछले चुनाव में बीजेपी को 25.51% वोट मिले थे, तो वहीं कांग्रेस को 38.95 और सपा को 13.93% वोट मिले थे। देखिए, वो तो शुरू से तामझाम के साथ समाजवादी पार्टी का कैंपेन हमारे यहाँ चल रहा है। बड़े बड़े ब्लैक कैट्स उनके साथ रहते हैं और 5-7 गाड़ियाँ होती हैं। बड़े बड़े बंगलों में रहना, ये तो समाजवादी का स्वरूप जो इस परिवार ने दिखाया है वो समक्ष है। तो 175 कैंट विधानसभा में है। मैं किसी वर्ग विशेष का नाम नहीं लूंगी। आप खुद जाकर, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप एपीएन के माध्यम से जा सकते हैं और सब जगह पूछ सकते हैं। बच्चा बच्चा हर आदमी के नाम एक ही नाम है और वो है अपर्णा यादव। राज्य के अमेठी में भी नजारा दिलचस्प है। सीट से कांग्रेस नेता संजय सिंह की पहली पत्नी और वर्तमान पत्नियों के बीच चुनावी मुकाबला तय दिख रहा है। रानी से रानी तक के मुकाबले में गरिमा को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस सपा गठजोड़ के चलते सपा उम्मीदवार उतारे जाने के बावजूद अमिता यहीं से चुनाव लड़ने पर आमादा दिख रही हैं। राजघराने में गरिमा के नाम और हैसियत तथा जनता की सहानुभूति जैसी वजहों पर बीजेपी भरोसा कर चल रही है और यही कारण है कि उसने गरिमा को मैदान में उतारा। उधर सीट बंटवारे के तहत अमेठी सीट सपा को मिल गई है और विवादास्पद नेता गायत्री प्रजापति यहाँ से उम्मीदवार हैं। अमिता हालांकि पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रही और उन्होंने पार्टी नेतृत्व को अपनी भावना से अवगत करा दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने लंबे समय से कड़ी मेहनत की है और वो मुकाबले से नहीं हटेंगी। विधानसभा चुनावों की बात करें तो 60 साल की गरिमा पहली बार राजनीतिक सफर की शुरुआत कर रही हैं। जुलाई 2014 में बेटे अनंत विक्रम और पुत्रियों महिमा और शैव्या के साथ पारिवारिक भूपति भवन महल लौटने पर वो सुर्खियों में थी। राजघराने से ताल्लुक रखने वाली गरिमा पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की भांजी हैं। अमेठी में 5 चरण के तहत 27 फरवरी को मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
उधर रायबरेली में सपा कांग्रेस में गठबंधन से पसोपेश में फंसे दोनों दलों के नेता 3 सीटों पर सपा ने उम्मीदवार घोषित कर रखे हैं, जबकि कांग्रेस रायबरेली की सभी सीटों पर उम्मीदवार देना चाहती है। सपा उम्मीदवारों के नाम वापस लेने पर बगावत के आसार अब बढ़ गए हैं। रायबरेली में हर कांग्रेसी उम्मीदवार खुद को प्रियंका गांधी से बात और मुलाकात पूरी होने की बात कह रहा है। उम्मीदवारों का कहना है कि उनकी बात प्रियंका गांधी से हो चुकी है। सरेनी विधानसभा से कांग्रेस से दावेदारी कर रहे पूर्व विधायक अशोक सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी से हमारी बात हो चुकी है और हमें चुनाव तैयारियों में जुट जाने को कहा गया है, लेकिन इससे सबसे गठबंधन पर भी असर पड़ा है। सपा उम्मीदवार और समर्थक पसोपेश में है कि अब आगे क्या होगा। स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाने से कंफ्यूजन और संशय और भी बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन से दोनों दलों के कई नेताओं के सपनों पर पानी फिर गया है, लेकिन उनकी उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। समाजवादी पार्टी ने रायबरेली की 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस रायबरेली की सभी सीटों पर अपना दावा जता रही है। दोनों पार्टियों के बीच विवादों की सीट पर अब तक सुलह नहीं हो पा रही है, जिससे सपा के उम्मीदवार आक्रोश में हैं और बगावत के आसार बढ़ गए हैं। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार रायबरेली की सीट पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ रहे हैं। उनका मानना है कि अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि प्रियंका जी से उनकी बात हो गई है। लैंडलाइन में बात हुई जी, और उन्होंने कहा कि चुनाव तुमको लड़ाएंगे। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं कह देता हूं कि नेता से मेरी बात हो गई है, चुनाव मैं ही लड़ूंगा। कांग्रेस के नेताओं को भले ही लगे कि प्रियंका गांधी से बात करके उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन ये सियासत इतनी आसान नहीं है। दुनिया भर को पता चल चुका है कि गठबंधन में कितने पेचो खम थे, उन्हें सुलझाने में कितना दमखम लगाना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर राहुल गांधी जब भी कुछ करते हैं तो खबर बनते हैं। हमने आपको दिखाई है कैसे कुछ सीटों पर संशय भी बरकरार है, वहीं संशय कुछ और भी बड़े मसलों पर बरकरार है। राहुल गांधी अब किस चीज़ के लिए खबर बने हैं, ये आप ज़रूर जानना चाहते हैं। और दरअसल जब वो कुछ करें तो खबर, जब वो कुछ नहीं करते तो भी खबर। इस बार समाजवादी पार्टी से कांग्रेस के गठबंधन में आए मुश्किलों के लिए आलोचकों के निशाने पर हैं राहुल गांधी। कहा यह जा रहा है कि राहुल की नाकामी ही है कि सपा से गठबंधन को पटरी पर लाने के लिए प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को आगे आना पड़ा। जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में राहुल को अपनी ताकत साबित करनी होगी और चुनौतियां कम नहीं हैं। राहुल गांधी को कभी शहजादा पुकारा गया तो कभी कुछ और, फिर कहा गया कि युवराज अब बोलना सीख रहे हैं। पिछली कुछ जनसभाओं में उनके हमलावर तेवरों से लगा कि जब भी वो विदेश से लौटते हैं तो सियासत के चंद सबक सीख कर लौटते हैं। लेकिन जहां पीएम मोदी अपनी राजनीतिक सूझबूझ पर खुद गर्व करते हैं, तो वहीं राहुल गांधी की राजनीतिक सूझबूझ पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूपी की रणनीति राहुल गांधी के नेतृत्व में ही तय की जा रही है, लेकिन राहुल सपा से गठबंधन की बातचीत को सूझबूझ के साथ हल नहीं कर सके, लिहाजा प्रियंका गांधी को बागडोर थामनी पड़ी। राजनीतिक सूझबूझ को लेकर राहुल के विरोधी 2010 में आरजेडी से गठबंधन तोड़ने की मिसाल देते हैं। तब राहुल ने बिहार में कांग्रेस से अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था, जिसकी वजह से कांग्रेस को बिहार में बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी। लेकिन 2015 में सबक सीखकर आरजेडी से गठबंधन कर लिया, लेकिन लालू जी के साथ मंच पर बैठने से परहेज रखा गया। यही हाल यूपी में भी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि राहुल अखिलेश के साथ मंच साझा करेंगे या नहीं, करेंगे तो कब और कितनी सभाएं साथ करेंगे। यहाँ दिक्कत कांग्रेस ब्रांड की भी है। खुद को राष्ट्रीय पार्टी मानने वाली और 4 राज्यों में सिमट कर रह जाने वाली पार्टी कांग्रेस ने किसी क्षेत्रीय पार्टी के नेता के साथ बैठने उठने को लेकर खासे प्रोटोकॉल बना रखे हैं। लिहाजा दोनों में से कोई भी पार्टी अब तक ये साफ साफ बताने की स्थिति में नहीं है कि प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली के बाहर चुनाव प्रचार करेंगी या नहीं। अगर करेंगी तो टेम्पल यादव के साथ मंच साझा करेंगी या नहीं। लेकिन इसी प्रोटोकॉल के चक्कर में यूपी में कांग्रेस की लुटिया डूबने ही वाली थी। वो तो वक्त रहते प्रोटोकॉल भूलकर प्रियंका ने डिम्पल को फोन कर दिया और सपा से कांग्रेस की सगाई से पहले ही तलाक होने से बच गया। बहरहाल पिछले 2-3 महीनों में यूपी के घटना चक्र में अखिलेश यादव एक परिपक्व नेता के तौर पर उभर कर आए हैं, तो वहीं राहुल गांधी उनसे पीछे नजर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। लेकिन राहुल गांधी के पास अभी मौके और भी हैं जब वो अपनी काबिलियत
साबित कर सकते हैं। और कांग्रेस और सपा की भी यही कोशिश है कि किसी तरह से इस गठबंधन को सफलता दिलाई जाए ताकि अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों की काबिलियत साबित हो जाए। और इसी कड़ी में अब कांग्रेस और सपा ने ये निश्चित किया है कि यहाँ पर नारा बाहरी आदमी, यानी मोदी को बाहरी आदमी कहा जाएगा। बाहरी आदमी या घर का लड़का, क्या चाहिए जनता को, इस तरह के नारे के साथ कांग्रेस और सपा रैली करेगी और लोगों को ये बात समझाने की कोशिश करेगी। गौरतलब है कि अखिलेश यादव बाहरी से काफ़ी डरे भी रहते हैं और घबराए भी रहते हैं और शायद इसी वजह से बाहरी आदमी पर उनका जोर रहेगा और बाहरियों को वो कई बार बाहर कर चुके हैं, तो उन्हें उम्मीद ज़रूर होगी कि इस बार भी ऐसा कुछ कमाल वो कर पाएं। उधर यूपी में होने वाले चुनाव से पहले सपा कांग्रेस के गठबंधन के लिए प्रियंका गांधी की तारीफ की जा रही है। इस गठबंधन के पीछे उनका अहम रोल बताया जा रहा है। वहीं प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी फेसबुक वॉल पर राहुल और अखिलेश को डायनेमिक लीडर बताया है। हालांकि इस पोस्ट में प्रियंका का नाम नहीं है। वाड्रा ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन सिर्फ दो पार्टियों का गठबंधन नहीं है, ये दो युवा और डायनेमिक नेताओं राहुल गांधी और अखिलेश यादव का मिलन है। मेरी उन्हें आने वाले यूपी चुनाव के लिए शुभकामनाएं हैं। मुझे यकीन है कि दोनों ही डायनेमिक लीडरशिप में यूपी चमकेगा और आगे बढ़ेगा। दोनों यूथ आइकन और अपने शानदार विचारों को लागू करके यूपी को वर्ल्ड क्लास स्टेट में बदल डालेंगे। इस गठबंधन को फिर से एक बार शुभकामनाएं। रॉबर्ट वाड्रा का ये ट्वीट। उधर यूपी विधानसभा चुनाव के आने के वक्त राम बहुत याद आते हैं। सियासी दलों को राम याद आते हैं तो उनसे जुड़े संगठन भी खासे सक्रिय हो जाते हैं। हर बार की तरह इस बार भी विश्व हिंदू परिषद ने राम राग अलापना अभी से शुरू कर दिया है। इलाहाबाद के माघ मेले में वीएचपी ने बैठक कर देश के 600 जिलों में संपर्क प्रमुख की टोली बनाने का निश्चय कर लिया है। लेकिन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इस बार बीजेपी का समर्थन नहीं करने का फैसला लिया है। अखाड़ा परिषद का कहना है कि वो इस बार विकास की बात करने वाले दल का समर्थन करेंगे। इससे ढेरों इशारे मिल रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में अखिलेश यादव ने भी साधु सन्यासियों से मुलाकात की थी। अयोध्या भी वो गए थे और वहां पर भी उन्होंने जीत का आशीर्वाद मांगा था। चुनाव आते ही राम मंदिर का लाभ शुरू हो गया है, लेकिन इस बार राम नाम की लूट को लेकर साधु संतों में फूट पड़ गई है। विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए 600 जिलों को संपर्क प्रमुखों की टोलियां बनाने का फैसला लिया है। इलाहाबाद के माघ मेले में विहिप के शिविर में अखिल भारतीय धर्माचार्य संपर्क प्रमुखों की बैठक हुई। इस बैठक में स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने देश के 600 जिलों में संपर्क प्रमुखों की टोली बनाने की बात कही। ये टोलियां राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों के बीच जाकर उन्हें प्रेरित करने का काम करेगी। चुनावी मौसम में साधु संतों की रामधुन सुन गैर बीजेपी पार्टियों के कान खड़े हो गए हैं, लेकिन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को इस बार राम के नाम पर चुनाव प्रचार मंजूर नहीं। अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी ने इस बात का साफ साफ ऐलान कर दिया। मत है कि इस बार न धर्म के नाम वोट पड़ना चाहिए, जाति नाम वोट पड़ना चाहिए, विकास के नाम वोट पड़ना चाहिए। जिस सरकार ने विकास किया है उसको वोट को देना चाहिए। महेंद्र नरेंद्र गिरी पहले भी अपने बयान से सुर्खियों में आ चुके हैं। महंत गिरी ने सर्वोच्च न्यायालय के धर्म या जाति के नाम पर वोट मांगने के खिलाफ दिया आदेश का स्वागत किया था, लेकिन बीजेपी को महंत जी की बात जरा हजम नहीं हुई। ऐसी कोई बात नहीं, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया और ले गए हम लोग, और सारे संत समाज ही निर्णय करते हैं और इसमें भी सब राम जन्मभूमि के मामले में भी सब संत समाज ही निर्णय करने वाला है। तो ऐसी स्थिति में अखाड़ा परिषद का कहना ये उचित नहीं है और मैं समझता हूँ क्यों उन्होंने कहा है, इस पर विचार करना पड़ेगा। अदालत के आदेश के बावजूद इस बार विधानसभा चुनाव में सियासी दल धर्म या मजहब और जाति के नाम पर वोट ना मांगे, इसकी उम्मीद कम ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब राम मंदिर को आस्था का मुद्दा बताया जाने लगा है और मुजफ्फरनगर से पलायन को राजनीतिक मुद्दा कहा जा रहा है। बहरहाल जज्बातों को भड़काने वालों को इस बार भी दोनों तरफ से टिकट दिए गए हैं। अमित यादव, एपीएन। तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, पंजाब में भी सियासत खूब जमकर हो रही है और चुनाव की तैयारियां भी खूब जमकर हो रही हैं। पंजाब में सत्ताधारी शिरोमणि अकाली दल ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में पार्टी किसानों और गरीब तबकों पर फोकस करेगी। कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी पहले ही अपने घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं।
अकाली दल के घोषणा पत्र में बेहद खास बात ये थी कि उसने गरीबों को आटा, दाल और नमक तक मुहैया कराने की बात कही है। साथ ही ये भी कहा है कि बीपीएल धारकों को प्रेशर कुकर दिया जाएगा। अकाली दल ने अपने घोषणा पत्र में 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया, तो वहीं छोटे किसानों का कर्ज माफ करने, सभी शहरों को 4 और 6 लेन एक्सप्रेसवे से जोड़ने के कई वादे किए। अकाली दल के घोषणा पत्र के मुताबिक 2.5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों का कर्ज माफ होगा। छोटे किसानों को हर साल 2 साल का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। किसानों को हर दिन 10 घंटे मुफ्त बिजली दी जाएगी। अकाली दल के घोषणा पत्र में मुफ्त प्रेशर कुकर और गैस स्टोव देने का भी वादा है। ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਹਾਊ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਯੂ ਆਰ ਔਨ ਅਸ, ਇਵਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਯੂ ਆਈ ਕੁਡ ਰੀਡ ਕਿ ਯੂ ਨਿਊ दैट ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। अकाली दल ने अपने घोषणा पत्र में सेहत बीमा योजना की राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने, हर वार्ड में मुफ्त दवा दुकान का वादा किया, बेघरों के लिए घर देने की बात की, तो कच्चे मकान को पक्का बनाए जाने का वादा किया। सभी गलियों और हाईवे पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही। कांग्रेस ने अकाली दल के घोषणा पत्र को अपनी मैनिफेस्टो की नकल करार दिया। वो तो हमारी बातें की हैं, जो हमने कहा है वही उठा के उन्हें कर दी। अगर ये बात करना चाहते हैं किसानों के लिए तो 10 साल से सो रहे थे क्या? अकाली दल का मैनिफेस्टो जारी करते वक्त पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस और केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को झूठा और ठग बताया, तो कांग्रेस पर पंजाब की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। बात एक बार फिर से पंजाब की करते हैं। अगर सत्ताधारी श्रोमणी बीजेपी गठबंधन को पंजाब के कुछ इलाकों में जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, तो सत्ता के एक और दावेदार आम आदमी पार्टी के लिए निराशाजनक खबरें अब सामने आने लगी हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की ओर से कराए गए एक इंटरनल सर्वे में सामने आया है कि पार्टी पिछड़ रही है और कांग्रेस 69 सीटों पर आगे चल रही है। सर्वे में यह भी सामने आया है कि 11 और सीटों पर कांग्रेस प्रमुख दल के रूप में उभरकर सामने आ रही है, जिसके चलते आपके पंजाब प्रभारी संजय सिंह ने पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को हिदायत दी है कि वो पंजाब की रैलियों से खुद को दूर रखें और स्थानीय नेताओं को आगे करें। ऐसा करने से अगर चुनावों में पार्टी की हार होती भी है तो सीधे तौर पर इसके लिए केजरीवाल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। ये वो एक्सक्लूसिव चिट्ठी आप देख रहे हैं जो संजय सिंह ने लिखी है अरविंद केजरीवाल को, और अरविंद केजरीवाल को ये समझाया है कि पंजाब में आपकी स्थिति बेहद अच्छी नहीं है। ऐसे में 2019 का जो चुनाव आपको लड़ना है उसके लिए अरविंद केजरीवाल को ही चेहरा बनाया जाएगा। तो जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल पर पंजाब के हार का ठीकरा नहीं फोड़ा जाए, और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल को संजय सिंह ने ये सलाह दी है कि आप पंजाब में विधानसभा के 117 सीटें हैं और सरकार बनाने के जो आपके ख्वाब हैं, जिसके लिए 59 सीटों की ज़रूरत है, उसके लिए तमाम रैलियों में हिस्सा लेना बंद कर दें। और आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने गुड गवर्नेंस की दुहाई देकर पंजाब और गोवा में चुनावी मैदान में हाथ आजमा रही थी, लेकिन आलम यह है कि पार्टी के सभी नेताओं के प्रचार के लिए चुनावी मैदान में जाने से दिल्ली वालों को सरकार के नाम पर सिर्फ एक मंत्री के भरोसे छोड़ दिया गया है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि संजय सिंह की सलाह मानकर अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली में ही रहेंगे और साथ ही उनके तमाम मंत्री भी। दिल्ली की सत्ता के बाद गोवा और पंजाब पर नजर गड़ाए बैठी आम आदमी पार्टी कोई मौका गंवाना नहीं चाहती। ऐसे में पूरी पार्टी और उसके दिग्गज नेता दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत तकरीबन सभी नेता और मंत्री पंजाब और गोवा में कमान संभाले हुए हैं। दिल्ली में केवल एक मंत्री से ही आप सरकार चल रही है। फिलहाल पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ही दिल्ली में है। बात बात पर दूसरों पर आरोप लगाने वाले केजरीवाल इस बात पर चुप्पी साधे बैठे हैं कि सिर्फ एक मंत्री के बल पर दिल्ली का काम कैसे चल रहा है। खबरों के मुताबिक आपका मानना है कि जरूरत पड़ने पर नेताओं, विधायकों और मंत्रियों को तत्काल दिल्ली बुला लिया जाएगा। यहाँ सवाल यह है कि अगर ऐसा किसी दूसरी पार्टी में होता तो क्या केजरीवाल चुप्पी साधे बैठे रहते? केजरीवाल ने पंजाब चुनाव जीतने को अपनी नाक का सवाल बना लिया है। वो ज्यादातर वक्त पंजाब चुनाव को दे रहे हैं। हालांकि फिलहाल अरविंद केजरीवाल खुद गोवा में हैं और वहीं उन्होंने अपनी सभी विधायकों को पंजाब में चुनाव प्रचार करने का आदेश दिया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा लगातार गोवा और पंजाब के दौरे कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
और अदालत की दुनिया की कुछ बड़ी खबरें ले लेते हैं। जल्लीकट्टू मामले में नया मोड़ आ गया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वह सरकार 7 जनवरी 2016 की अधिसूचना वापस लेने को तैयार है। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि वह अधिसूचना वापस लेने के लिए अर्जी दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह कोर्ट तय करेगा कि सरकार अधिसूचना वापस ले सकती है या नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह पहले अर्जी दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की उस अधिसूचना पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है जिसमें जल्लीकट्टू की इजाजत दी गई थी। इससे पहले केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि वह 1 हफ्ते यह आदेश नहीं सुनाए। इसका मतलब था कि केंद्र नहीं चाहता कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाए। अगर फैसला आता है तो सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसीलिए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह अधिसूचना वापस लेने को तैयार है। बीसीसीआई में प्रशासकों की नियुक्ति को लेकर सरकार और बीसीसीआई ने विरोध किया है। बीसीसीआई ने भी प्रशासकों के नाम सुझाने की अपील की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। उधर अमेकस क्यूरी के सुझाए नाम लोढ़ा समिति के पैमाने पर फेल साबित हो गए। सर्वोच्च न्यायालय में बीसीसीआई के एडमिनिस्ट्रेटर्स नियुक्त करने के मामले में आज कोई फैसला नहीं हो सका। एमिकस क्यूरी, एडवोकेट अनिल दीवान और गोपाल सुब्रमण्यम ने 9 नामों की लिस्ट कोर्ट को सौंपी, जिनमें से कुछ लोग 70 साल से ज्यादा उम्र के थे, जबकि लोढ़ा पैनल की सिफारिशों के मुताबिक बीसीसीआई में 70 साल से ज्यादा उम्र के एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं होने चाहिए। भारत सरकार आज अपनी दलीलें दिया है कि हम कुछ स्पोर्ट्स कोड लाने का सोच रहे हैं, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल को 2 सप्ताह तक नहीं अभी नियुक्त किया जाए। चूँकि सीनियर मोस्ट 2 लॉयर कपिल सिब्बल साहब और अटॉर्नी जनरल साहब को भी कुछ नाम देने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट करा, तो कोर्ट ने कहा भी कि 2 जनवरी के आदेश के बाद आपने नाम नहीं दिया और आज आप बोल रहे हैं। फिर भी फ्राइडे तक इनको सील्ड कवर में अपना नाम देना है और सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल की घोषणा अगले 30 जनवरी को 3 बजे इस मुकदमे की सुनवाई के लिए रखा है। उधर बीसीसीआई में एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट करने का बोर्ड और केंद्र सरकार ने भी विरोध किया है। बीसीसीआई ने कहा कि वो भी नाम सजेस्ट करना चाहता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि वो दतार को इसके लिए निर्देश देते हैं कि समिति के सिफारिशों के मुताबिक मान्य नाम बंद लिफाफे में 27 जनवरी तक सौंपे। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि सूची में 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के नाम क्यों दिए गए हैं। 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई प्रेसिडेंट और अजय शिर्के को सेक्रेटरी के पोस्ट से हटा दिया था। इन दोनों को बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही तय करने में फेल रहने पर हटाया गया था। हालांकि कितने एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे ये अभी तय नहीं है, लेकिन साफ है कि नाम को लेकर अभी काफी माथापच्ची होनी है, क्योंकि बीसीसीआई और केंद्र भी अपनी तरफ से नाम सुझाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। पुलिस बल में खाली पदों को लेकर जनहित याचिका पर राज्यों से नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज है। चीफ जस्टिस जे.एस. खेर ने आदेश दिया है कि सभी राज्यों के गृह सचिव मौजूदा हालात पर हलफनामा दें और इसके लिए 3 हफ्ते का समय दिया गया है। देश में पुलिसकर्मियों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के रवैये पर नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस जे.एस. खेर ने कहा है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पुलिस के सभी पदों पर नियुक्तियां जरूरी है। कानून व्यवस्था का काम बहुत ज्यादा है और पुलिसकर्मी बहुत कम है। इतने कम स्टाफ के जरिए ज्यादा काम कैसे किया जा सकता है। सभी राज्यों के गृह सचिवों को 3 हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा कि कोर्ट को बताएं कि पुलिसकर्मियों की नियुक्ति के लिए वो क्या कर रहे हैं, कितने पद खाली हैं। केंद्र सरकार 1 हफ्ते के भीतर सभी राज्य सरकारों को कोर्ट का आदेश भेजे। साथ ही कोर्ट ने चेतावनी दी है कि जो राज्य हलफनामा दाखिल नहीं करेंगे उनके गृह सचिव कोर्ट में तलब होंगे। जस्टिस खेर ने कहा कि 2015 का रिकॉर्ड बताता है कि देश में 4,33,000 पुलिसकर्मियों की कमी है। 2014 में छत्तीसगढ़ का कहना था कि उनके यहाँ 3,800 पद खाली हैं और अब सरकार बता रही है कि 10,000 पुलिसकर्मियों की नियुक्ति होनी है। ऐसे में अब सब राज्य कोर्ट को बताएं कि उनके यहाँ कितने पद खाली हैं और क्या हो रहा है। 27 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। दरअसल कोर्ट देश भर की पुलिस के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। याचिका में कहा गया कि सभी सरकारी विभागों के लिए आयोग बनाए गए हैं और सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन पुलिस को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
देश में करीब 24% पुलिसकर्मियों की कमी है और पुलिस वालों के लिए आवास और अन्य सुविधाएं भी नहीं है। इसकी वजह से कानून व्यवस्था को बनाए रखने में दिक्कत हो रही है। राहुल कुमार, APN, दिल्ली। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। बात अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज वो बात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भारत के साथ सकारात्मक और मजबूत संबंधों का पक्षधर है और इसी दिशा में ये बातचीत रहेगी और अमेरिका और भारत मिलकर कैसे पूरे विश्व में अलग दोस्ती की मिसाल कायम कर सकते हैं, ये एक मुख्य मुद्दा होगा। खास तौर पर न्यूक्लियर सहयोग कैसे बढ़ाया जाए और रक्षा सहयोग कैसे अमेरिका और भारत के बीच बढ़ाया जाए, इसके तमाम विकल्पों को टटोला जाएगा। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। कारोबारी से राजनेता बने ट्रंप भारत के साथ मजबूत संबंधों के पक्षधर रहे हैं। ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद पीएम मोदी ने बधाई देते हुए कहा था कि भारत आपके साथ काम करने को लेकर आशावान है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के तत्काल बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति का पदभार संभालने पर आपको बधाई। आपको शुभकामनाएं कि आप आने वाले वर्षों में अमेरिका को पहले से बड़ी उपलब्धियों की ओर ले जाएं। 8 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनावों में ऐतिहासिक जीत के बाद नरेंद्र मोदी दुनिया के कुछ चुनिंदा नेताओं में शामिल थे जिन्होंने ट्रंप को सबसे पहले जीत की बधाई दी। अपने चुनावी अभियानों में ट्रंप ने भारत, इजराइल समेत कई देशों के साथ संबंध मजबूत करने पर लगातार जोर दिया। 15 अक्टूबर को अमेरिका में कश्मीरी पंडितों और बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आयोजित एक चैरिटी कार्यक्रम में ट्रंप ने भारत के तेज विकास और पीएम मोदी के आर्थिक सुधारों की प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। मोदी काफी ऊर्जावान है, भारत प्रमुख रणनीतिक साथी है। ट्रंप ने कहा था, मैं हिंदुओं और भारत का बहुत बड़ा फैन हूँ। अगर प्रेसिडेंट बना तो भारतीय और हिंदू कम्युनिटी का व्हाइट हाउस से करीबी नाता होगा। भारत के लोग और उनका देश शानदार है। हालांकि नौकरियों के मुद्दे पर ट्रंप का रवैया सख्त नजर आ रहा है। इससे भारतीय IT और सॉफ्टवेयर कंपनियों को दिक्कत हो सकती है। प्रेसिडेंट बनने के बाद अपनी स्पीच में उन्होंने बाई अमेरिकन हायर अमेरिकन की बात कही थी। इसे भारत के लिहाज से अच्छा नहीं कहा जा सकता। हालांकि भारतीय अधिकारियों का कहना है कि नए प्रेसिडेंट की विदेश नीति को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने पद संभालते ही जो सबसे पहला फैसला लिया उनमें से एक अहम फैसला ये था कि उन्होंने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से अमेरिका को बाहर निकाल दिया है, जिससे चीन बेहद खुश है। और जो कि ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी कि TPP बेहद अहम था अमेरिका के लिए और इसे ओबामा सरकार की सामरिक नीतियों की अधूरी माना जा सकता है, खासकर एशिया में। अब इससे बाहर निकलने से चीन को चौधराहट करने का मौका मिल सकता है और इन तमाम खबरों पर, इन तमाम गतिविधियों पर रूस भी नज़र रखे हुए है और इसी वजह से रूस और चीन में अब वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो सकती है। वर्चस्व की लड़ाई दो भारत में भी होने वाली है, लेकिन ये होने वाली है 2 फिल्मों के बीच। जी हाँ, कल 25 जनवरी है और इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली 2 बड़ी फिल्मों को लेकर बॉलीवुड से लेकर राजनीति के मैदान में जबरदस्त सियासत शुरू हो गई है। राकेश रोशन ने अपनी फिल्म काबिल को 25 जनवरी को रिलीज करने का मन बना लिया है, तो शाहरुख खान भी अपनी फिल्म रईस उसी दिन लॉन्च कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय काबिल की तरफदारी में रईस के खिलाफ हो गए हैं। बीजेपी नेता ने माई नेम इज खान यानी शाहरुख खान की तुलना दाऊद इब्राहिम से कर डाली है, जिसे कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। कैलाश ने नरेंद्र मोदी को काबिल और राहुल को रईस तक बता डाला। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान की मोदी के करीबी शिक्षाविद ने कड़ी आलोचना की है और कैलाश विजयवर्गीय इस बयान को देने के बाद सोशल मीडिया पर भी कड़ी आलोचना झेल रहे हैं। लेकिन अंधेरे में अगर किसी का साथ होना ताकत होती। रईस और काबिल बॉलीवुड की 2 धमाकेदार फिल्में एक साथ रिलीज हो रही हैं। काबिल के प्रोड्यूसर राकेश रोशन ने फिल्म की रिलीज 26 जनवरी से बदलकर 25 जनवरी की शाम कर दी थी। इसके बाद शाहरुख ने अपनी अगली फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के साथ ही रईस की रिलीज 25 जनवरी की सुबह अनाउंस कर दी। हालांकि दोनों फिल्मों से जुड़े लोगों का मानना है कि इस महाभिड़ंत से सभी का नुकसान होगा, लेकिन कोई भी अभी अपना लॉन्च बदलने को तैयार नहीं है।
हाँ, हमने बात की है और बात ये की है कि वी आर एक्टर्स, वी शुड लीव ऑल दिस टू द प्रोड्यूसर। सो ऐसा कुछ तकलीफ की बात नहीं है कि उनके बाद डिसाइड किया, उन्होंने पहले डिसाइड किया। आई थिंक ये लॉजिकल डिसीजन है। 26 को छुट्टी है, उससे पहले अगर हम थोड़ा सा फायदा ले लें इवनिंग शोज का या डे शोज का, सो वी विल कम इन द मॉर्निंग। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी काबिल और रईस की लड़ाई में कूद गए हैं। कैलाश एक और जहां बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की आने वाली फिल्म रईस का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल का प्रमोशन करते नजर आ रहे हैं। कैलाश ने मंगलवार को शाहरुख की तुलना दाऊद इब्राहिम से कर डाली। दरअसल फिल्म रईस के प्रमोशन में जुटे शाहरुख के लिए उनकी फैंस की भीड़ पर टिप्पणी करते हुए बीजेपी नेता ने कहा था कि दाऊद भी सड़क पर उतर आए तो भीड़ जमा हो जाएगी। इसके साथ ही वडोदरा घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने इसके लिए शाहरुख खान को जिम्मेदार बताया। आपको बता दें कि फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान सोमवार को वडोदरा में भीड़ में एक शख्स की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। कैलाश जी, आपने एक ट्वीट भी करा था जहाँ पे आपने सपोर्ट करा, कंपेयर करा था जो मूवीज आ रही है रईस और एक काबिल। पता नहीं, जिन लोगों के लिए था वो समझ गए। कैलाश जी ने क्या कहा नहीं कहा हमको जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अक्सर देखा हूँ कि कैलाश जी की बातों को ना तोड़ मरोड़ करके ही विपक्षी लोग प्रस्तुत करते हैं। मैं समझता हूँ मीडिया को सतर्क रहना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय ने रईस और काबिल के नाम पर राहुल गांधी पर निशाना साधा, जबकि प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की। कैलाश ने मंगलवार को ट्वीट किया कि हमारे भारत के काबिल किसी भी परदेश के रईस से हर हाल में बेहतर हैं। इसके ट्वीट के साथ ही कैलाश ने एक पोस्टर भी शेयर किया, जिसमें एक ओर प्रधानमंत्री मोदी हैं तो दूसरी ओर राहुल गांधी। आप देख सकते हैं कि पोस्टर में नरेंद्र मोदी ने अपनी मुट्ठी बंद कर रखी है। ऐसा दिख रहा है जैसे वो अपनी ताकत दिखा रहे हों, जबकि राहुल गांधी तस्वीर में अपना फटा कुर्ता दिखाते नजर आ रहे हैं। पोस्टर पर लिखे संदेश से मोदी को काबिल और राहुल गांधी को रईस बताने की कोशिश की गई है। जिस शख्स को भारत की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑनररी डॉक्टरेट देती है, उसके बारे में अगर ये इस किस्म की बात करते हैं तो मैं ये कहूंगा कि ये स्टुपिडिटी की कोई लिमिट ही नहीं। इससे पहले कैलाश ने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा था कि अब बारी देश की काबिल जनता की है। जो काबिल है उसका हक कोई बेईमान रईस ना छीन पाएगा। फिलहाल ऋतिक और शाहरुख के बीच इस दंगल में काबिल रईस बन पाएगा या फिर रईस किसी भी चुनौती से ऊपर रहेगा, ये जनता ही तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कैलाश विजयवर्गीय ने जिस तरह की जबान का उपयोग किया है, जाहिर सी बात है कि उसे किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन ये जनता ही है जो आने वाले दिनों में ये बताएगी कि कौन सी फिल्म काबिल है और किस फिल्म को जनता रईस बनाएगी। ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन काबिल और रईस के दंगल के बीच खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार ने देश के शहीद जवानों के परिवार की मदद के लिए एक सुझाव सामने रखा है। अक्षय ने कहा है कि सरकार की ओर से दिए गए मुआवजे के अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी ओर से जवानों के परिवारजनों के लिए कुछ करना चाहते हैं, पर उनको पता नहीं कि ये मदद कैसे उन तक पहुंचाएं। ऐसे में अक्षय ने एक वेबसाइट या मोबाइल ऐप बनाने की सलाह दी है जो शहीद परिवारों को उनकी मदद करने वालों से सीधे तौर पर उनका परिचय करा सके। हमारे देश में एक ऐसी वेबसाइट या मोबाइल ऐप हो जो एक शहीद जवान की फैमिली और उनकी मदद करना चाहने वाले लोगों को डायरेक्ट लाइन पे मिला दे, तो उसके परिवार के किसी एक क्लोज सदस्य यानी कि पिता हुआ या माताजी हुई या उनकी बीवी हुई का वेरीफाइड बैंक अकाउंट नंबर इस वेबसाइट पे अगले ही दिन आ जाए। साथ में आ जाए उनके परिवार की फाइनेंशियल स्थिति की डिटेल। जो भी इंसान उस परिवार की मदद के लिए पैसा देना चाहे वो एकदम डायरेक्ट बिना किसी अथॉरिटी या अफसरों के बीच में आए उस शहीद जवान के परिवार के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। अगर आपका साथ है तो मैं ये वेबसाइट और मोबाइल ऐप आर्म फोर्सेस की परमिशन और गवर्नमेंट की हेल्प से खुद ही बनवा दूंगा। चलिए देखते हैं अब आगे बात इतिहास की करते हैं। देश की बात के आखिरी पड़ाव में हम हैं, तो आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है, देखिए। 24 जनवरी कई घटनाओं के लिए अहम है और हम आपको बताते हैं कि 24 जनवरी 1950 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देश के पहले राष्ट्रपति का चुनाव किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। इसके अलावा संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 के दिन राष्ट्रगान को भी अपनाया था।
24 जनवरी 1965 में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल का 90 साल की उम्र में निधन हो गया था। 24 जनवरी 1966 में आल्प्स की पहाड़ियों में एयर इंडिया का बोइंग 707 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 117 लोगों की मौत हो गई थी। और 24 जनवरी 1966 में प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा का निधन हुआ था। 24 जनवरी 2007 में भारत और रूस के बीच एटॉमिक रिएक्टर बनाने का समझौता हुआ था। और आज बात करेंगे हिंदी फिल्मों के दूसरे सबसे बड़े शोमैन सुभाष घई की। आज उनका जन्मदिन है। सुभाष घई आए थे फिल्मों में हीरो बनने, लेकिन शोहरत हासिल हुई निर्देशन से। सुभाष घई हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्माता निर्देशक हैं। उन्होंने एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में बॉलीवुड को सौंपी हैं। सुभाष घई की कुछ यादगार फिल्मों के कुछ सीन्स और कुछ गानों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिल में जगाया आपने, जा रे जाओ हर जाई, देखी तेरी दिलदारी, दिल दिल कर बैठी, दिल के दुश्मन से यारी। 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ मेरी महबूबा, मेरी तकदीर है तो मचल के सामने आ मेरी महबूबा।